तेजाजी नगर पुलिस को बाईपास से सेना का 1 फीट लंबा रॉकेट लॉन्चर मिला है। इससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। बाईपास पर 6 लेन रोड के निर्माण के लिए खुदाई करने के दौरान यह मिला है। पुलिस सेना के पदाधिकारियों से इस संबंध में चर्चा कर रही है। तेजाजी नगर थाना प्रभारी के अनुसार सुबह थाने से कुछ ही दूरी पर बाईपास पर 6 लेन रोड के निर्माण के लिए खुदाई की जा रही थी। इसी दौरान मजदूरों को जमीन में गड़ा एक रॉकेट मिला। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और रॉकेट को अपने कब्जे में ले लिया। यह रॉकेट 1 फीट लंबा है और 3 किलो वजनी है। पुलिस ने इस मामले में सेना को अवगत करा दिया है। ये यहाँ पे तेजाजी नगर थाने द्वारा सूचना दी गई कि यहाँ पे कुछ संदिग्ध सामान पड़ा है, तो उसके देखने के लिए हम आए थे। तो यहाँ पे मलबे में आया होगा कि कहीं जो किसी टेकरी से ये जो खुदाई हो रही है वहाँ से फायर आयर किया होगा किसी ने, तो मिस फायर हुआ है। मिस फायर होके वो यहाँ ट्रक मुरम के द्वारा आ गया। इसमें ये 2 इंच मोटर का पेरा बम है। नेपानगर पॉलिटेक्निक कॉलेज का छात्र छत पर पढ़ाई करने के दौरान गिर पड़ा। परिजन उसे गंभीर हालत में चोइथराम अस्पताल लेकर आए, लेकिन इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के लिए एमवाई लाया गया। एमवाई चौकी प्रभारी ने बताया कि नेपानगर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में अध्ययनरत छात्र सूरज पिता गेंदालाल अपने दोस्त के यहाँ पढ़ाई करने गया था। पढ़ाई करते करते सूरज छत पर चला गया। अचानक सूरज छत से गिर पड़ा। उसे परिजन इलाज के लिए चोइथराम अस्पताल लेकर आए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। स्टूडेंट था पॉलिटेक्निक कॉलेज खंडवा का। ऊपर पहली मंजिल से गिरकर अचानक हादसा हुआ। उसके सर में चोट आ गई गंभीर। 7 दिन से ट्रीटमेंट चल रहा था और कल रात के सुबह शांत हो गया अचानक। साल निवासी नेपानगर सम्राट नगर कॉलोनी नेपानगर का खंडवा में पढ़ाई करता था। खंडवा में ऊपर छत पर बैठकर पढ़ रहा था। खंडवा छत पर से गिरने से चोइथराम अस्पताल से रेफर होकर MYH वास्ते इलाज आया था। दौरान इलाज उसकी जो है कल दिनांक को शाम को 3:50 पे मृत्यु हो गई। मानपुर में रहने वाले एक परिवार पर दोहरा वज्रपात हुआ है। एक गर्भवती महिला गंभीर रूप से जल गई। उसे गंभीर हालत में एमवाई अस्पताल लाया गया, जहां उसने एक मृत बच्ची को जन्म दिया। एक तरफ परिवारजन बच्ची को खोने से गमजदा है, वहीं जली हुई महिला की स्थिति चिंतित बनी हुई है। पुलिस के अनुसार अनीता पति जीवन 23 वर्ष को मतलबपुरा मानपुरा से गंभीर जली हुई हालत में एमवाई लाया गया। अनीता गर्भवती है। जहां उसने मृत बच्चे को जन्म दिया, वह घर में ही गंभीर रूप से जल गई। पति पहले उसे महू लेकर गया, जहां जांच के बाद उसे एमवाई रेफर कर दिया गया। ढक्कन गाफलेट भरे, ढक्कन खुल गए तो फुहार हो गया। रोटी खाना बनाती थी। अनीता। बच्चा भी वो तो पेट में का है। कैसे इसको गिरा? पेट में फिसल गया, बच्चे को भगा देती क्या? वो क्या रोटी खाना बनाती थी तो जड़ी नहीं जली थी। ये कड़ी वो करवा लागी, वो ठेकुर लागी, उसको वो करवा लागी। भाई वो ढक्कन आप में मिट्टी खुल गई। MG रोड पुलिस ने पिस्टल दिखाकर एक व्यक्ति को धमकाने के मामले में 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद। MG रोड थाना प्रभारी KL दांगी के अनुसार 14 जनवरी को बाइक की लाइट फट जाने से खफा गुड्डू और तरुण नामक 2 बदमाशों ने सलीम नामक व्यक्ति को पिस्टल दिखाकर धमकाया था। पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर पिस्टल के साथ 2 जिंदा कारतूस जब्त किए थे। दोनों का आपराधिक रिकॉर्ड भी देखा जा रहा है। 2014 को रात करीब 1-1:30 बजे 2 बदमाशों ने, जिनका नाम गुड्डू और तरुण है, उन्होंने सलीम नाम के लड़के को गाड़ी की लाइट पड़ने पर से झगड़ा किया था। सलीम का कहना था कि उस पर लाइट को डाली और उन दोनों ने इस बात पर से उसको चमकाया था और उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि उसको पिस्टल दिखा के भी डराया धमकाया गया था। इस पर हमने तत्काल अपराध दर्ज किया। अपराध दर्ज करके आज हमने दोनों आरोपी को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपी से हमने पूछताछ करके उनसे घटना में प्रयुक्त पिस्टल को भी बरामद किया है और जो 2 राउंड थे वो भी हमने जब्त किए और जब्त करके इसमें आर्म्स एक्ट के तहत हम कठोर कार्रवाई कर रहे हैं और दोनों बदमाशों से ये भी पूछताछ कर रहे हैं कि ये हथियार कहाँ से लेकर आए थे और इनका सरगना कौन है। साथ ही इनके आपराधिक रिकॉर्ड और इनकी और भी आपराधिक पृष्ठभूमि की भी जांच हम कर रहे हैं।
तुकोगंज थाने में पदस्थ महिला एसआई को फोन पर धमकाने और छेड़छाड़ के मामले की शिकायत डीआईजी को की गई है। धमकाने वाला एक अधिकारी का पीए बताया गया है। डीआईजी राकेश गुप्ता ने बताया कि हाल ही में तुकोगंज थाने में महिला एसआई को आलोक तिवारी नामक व्यक्ति ने फोन पर धमकाया और छेड़छाड़ की। महिला ने आवेदन दिया, जिसकी जांच के बाद आलोक को दोषी पाया गया तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी एक शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत के जो तथ्य हैं अभी वो वेरीफाइड होने बाकी हैं और शिकायत के तथ्यों के वेरिफिकेशन के लिए वो जांच पुलिस अधीक्षक पूर्व को दी गई है। जांच के बाद ही इन तथ्यों के बारे में बताया जा सकेगा। किस पर आरोप लगाए गए हैं? ये एक आलोक तिवारी करके पुलिस में पीए हैं, उन पे ये आरोप लगाए गए हैं और अभी पहले एक बार इन तथ्यों की जानकारी और एक बार उनकी जांच हो जाए, इसके बाद ही कुछ। किस तरह के आरोप लगाए हैं सर? इसमें द्वारा परेशान करने जाने का है, किस तरह के क्या आरोप? देखिए, अभी आरोप चूंकि एक बार जांच में है तो जांच के बाद ही बताया जा सकेगा कि किस तरीके से। फोन पे आते थे या कॉल करते थे, मैसेज करते थे? यौन शोषण नहीं, इस तरह का कोई मैसेज करने का कोई आरोप नहीं है। फोन पर कुछ बातें कही जाने की बात उन्होंने बताई है और इसी बात को अभी हम पहले जांच कराएंगे और इसके बाद ही हम आगे के पाएंगे। संयुक्तागंज थाने के अंतर्गत आने वाले शिव दर्शन में एक महिला के साथ बलात्कार किया गया। महिला मजदूरी करती थी और पति के साथ आई थी, जहां बदमाश मिस्त्री ने बहाने से बुलाकर घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। वहीं पुलिस महिला की शिकायत दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। संयुक्तागंज थाने में पदस्थ जांच अधिकारी ने बताया कि घटना अग्रवाल गोदाम के पास की है, जहां महिला और उसका पति मजदूरी कर रहे थे। उसी साइट पर मिस्त्री राकेश भी काम कर रहा था। उसने महिला को किसी बहाने से छत पर बुलाया, वहां अकेली पाकर उसके साथ बलात्कार कर दिया। उसकी आवाज सुनकर उसका पति आया तो राकेश छोड़कर भाग गया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। अग्रवाल का गोदाम है, गोडाउन यहाँ उद्योग नगर में। वहाँ पर एक मजदूर महिला मिस्त्री के साथ काम कर रही थी और मिस्त्री उसको अंदर किसी काम के बहाने ले गया कि लकड़ी उठा के लाना और उसके साथ बुरी नीयत से जबरदस्ती बलात्कार किया। फरियादी की रिपोर्ट पर मुकदमा कायम किया है। आरोपी राकेश के खिलाफ उसको जल्दी ही गिरफ्तार कर दिया। राकेश ये शिवनगर में ये मिस्त्री करता, ये मकान बनाने का। महिला भी वहाँ काम करती थी, बेलदारी का। इंदौर हाईकोर्ट ने नाबालिग से बलात्कार के मामले में गृह विभाग व चाइल्ड लाइन वेलफेयर कमेटी के अलावा 4 अन्य संबंधित विभागों को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने 2 सप्ताह का वक्त देते हुए जवाब स्पष्ट करने को कहा है। गौरतलब है कि जून 2013 में एरोरम थाना क्षेत्र में गुंडे सुनील करोसिया व उसकी साथी महिला पिंकी द्वारा 10 साल की बच्ची को यौन प्रताड़नाएं देकर बलात्कार किया गया था। इस मामले में पुलिस ने बच्ची को बजाय माता पिता के पास पहुंचाने के उसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के जरिए बाल गृह में रखा था। इस मामले में कोर्ट ने नोटिस देकर अब जवाब तलब किया है। इसमें जो एक 10 साल की माइनर गर्ल थी, उसके साथ जैसा कि मालूम है पूर्व में एक रेप हुआ था जिसमें करोसिया और एक और अभियुक्त था और उस रेप जघन्य अपराध होने के पश्चात उसको चाइल्ड होम में भेज दिया गया था और चाइल्ड होम में भेजने के पश्चात न तो उसे माँ बाप से मिलने दिया जा रहा था, न उनकी जानकारी में था कि उसको वहाँ भेजा जा रहा है, न उनकी कंसेंट ली गई थी और इसके आधार पर और जब उसको बार बार मांगा भी जा रहा था तो उसको उस लड़की को सौंपा भी नहीं जा रहा था। तो इससे व्यथित होकर उसकी मदर जो है लक्ष्मीबाई की तरफ से हमने एक याचिका परसों माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में पेश की थी और मैं उसमें सभी इसी तरह के मुद्दे उठाए थे कि एक तो वो उसके जो है नेचुरल गार्जियन है और जब वो पीड़िता मात्र 10 वर्ष की होने से उसको अभी उसके मदर और फादर के लोअर अफेक्शन की बहुत अत्यधिक आवश्यकता है और ऐसे में उसे माँ बाप को न सौंपते हुए एक चाइल्ड होम में रखा जाना एक असंवैधानिक कृत्य है और उसको आज उसकी न्यायमूर्ति श्री एस के सेठ साहब के यहाँ पर सुनवाई हुई और उनने इस बात से संतुष्ट होते हुए नोटिस जारी किए हैं और 2 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। जो नोटिस जारी हुए हैं वो एक तो होम डिपार्टमेंट को है
इसके बाद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन को है, और चाइल्ड होम, और इसके बाद जो थाना एरोड्रम के जो थाना प्रभारी उनको, और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इनको। कोर्ट ने इस मामले में जवाब तलब करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 का इंदौर छावनी अनाज मंडी के व्यापारियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। व्यापारियों का कहना है कि सरकार जो कानून लेकर आई है और इस कानून के अंतर्गत मानक स्तर का अनाज खरीदने के लिए व्यापारियों को बाध्य कर रही है, हम उसका विरोध करते हैं। शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नाम एडिशनल कलेक्टर रविंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के पश्चात व्यापारियों ने एक प्रतिनिधि मंडल के द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि जिस तरह से सरकार खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत लाइसेंस लेने का कह रहे हैं, हम उसका विरोध करते हैं, क्योंकि यह नियम छोटे व्यापारियों के बजाय बड़े उद्योग घरानों पर लागू होना चाहिए। अगर सरकार ने हमें इस कानून को मानने के लिए बाध्य किया तो हम व्यापारियों के द्वारा भी मंडी में 20 जनवरी के बाद सरकार द्वारा तय मानक के आधार पर ही खरीदी की जाएगी। हमारी मांग ये है कि जो काला कानून हम पर लगाया गया है कि जो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत हमको लाइसेंस लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हमारा ये कहना है इसमें कि हम किसान से माल सीधा खरीदते हैं, हम उसमें कोई मिलावट नहीं करते और उसमें मिलावट नहीं आती है, पर जो भी उसमें डंकी आता है या मिट्टी कंकर आता है वो हमारी जवाबदारी नहीं है। तो वही माल हम खरीदते हैं और वही माल हम व्यापारियों को आगे बेचते हैं। तो इसलिए हमको लाइसेंस से मुक्त किया जाना चाहिए, और अगर इस कानून के अंतर्गत आए तो प्रावधान बहुत गहरे हैं, जबकि मिलावट हम करते नहीं है। वहीं दूसरी ओर राव विधानसभा क्षेत्र की गरीब बस्ती अहिरखेड़ी के विस्थापित भी अपनी समस्या और ज्ञापन के प्रति लेकर कलेक्टर से मिलने पहुंचे, किंतु उनकी अनुपस्थिति में उन्होंने एडिशनल कलेक्टर रविंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि अहिरखेड़ी में जिस स्थान पर हमें विस्थापित कर हमें बसाया गया है, हमें उसी स्थान पर रहने दिया जाए, या बेम्बे योजना के अंतर्गत गरीबों के लिए बनाई गई मल्टी में फ्लैट्स दिए जाएं। हम दिग्विजय नगर अहिरखेड़ी के निवासी हैं और हम पिछले 10-12 साल से वहाँ रह रहे हैं। जहाँ पर मल्टी बनी हुई है वहाँ हमारे झोपड़े थे, वहाँ से तोड़ के हमें नीचे की साइड बसाया गया था। लेकिन आज स्थिति वहाँ ऐसी है कि बाहर के लोगों को लाके बसाया जा रहा है और हम लोगों की सुनवाई नहीं है। हम पिछले 2-2.5 साल से तो दौड़ ही रहे हैं। कभी बोलते हैं कि आयुक्त के पास जाओ, कभी बोलते हैं कलेक्टर के पास जाओ, कभी बोलते हैं कि नगर निगम जाओ। ऐसे करके हमें इधर से उधर दौड़ाया जाता है। बस हमारे लिए कुछ भी वहाँ पे नहीं है। अभी भी ये आज कितने परिवार वहाँ पर अभी वर्तमान में रह रहे हैं? अभी वहाँ पर टोटल तो 400-500 परिवार रह रहे हैं, और उसके बावजूद जैसे कि कुछ लोगों के नाम आए हैं और कुछ के छूट गए हैं। हम चाहते हैं कि सबके नाम आए, और उसके बावजूद ये अब हमसे खाली करा रहे हैं। तो जहाँ पर हमें बसाया गया है वो दूसरे की जमीन है। वो कहता है कि अब आप लोग यहाँ से हटो, नहीं तो हम आप लोगों के घरों पे बुलडोजर चलाएंगे। ये कहते हैं मल्टी खाली करो। हम कहाँ जाएंगे? वहाँ कम से कम 500 परिवार रहते हैं, कहाँ जाएंगे हम लोग? ना हमें कलेक्टर सुनवाई कर रहे हैं। जहाँ पे हमारी नहीं, जहाँ पे मल्टी बनी वही हमारी जगह, वो हमारी जगह। इंदौर के नेहरू पार्क में सूर्य साधना के जरिए अब लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने का मंत्र बताया जा रहा है। यूनिवर्सल तरीके से अच्छे स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए म्यूजिक की धुन पर डांस कराया जा रहा है। वहीं व्यायाम के बाद मिलने वाले नाश्ते ने भी लोगों का दिल जीत लिया है। बड़ी संख्या में सूर्य साधना शिविर में लोगों ने भाग लिया, जिनमें महिलाएं भी मौजूद थी। म्यूजिक की धुन पर थिरकते ये कदम, नृत्य की विधाओं के जरिए हो रहा है स्वास्थ्य में सुधार। आने वाले 10 दिनों तक यूनिवर्सल तरीके से लोगों को मिलेगा स्वास्थ्य लाभ। व्यायाम के बाद नाश्ते में मिल रहे हैं प्राकृतिक व्यंजन। जी हाँ, ये नजारा है इंदौर के नेहरू पार्क का, जहां सूर्य साधना के तहत व्यायाम की अनूठी विधा के जरिए लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। 10 दिनों तक चलने वाले इस शिविर में पहले दिन बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति देखते ही बन रही थी। यही नहीं, महिलाओं ने स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए शिविर में बड़ी संख्या में शिरकत की। महिलाओं के मुताबिक रोगों से मुक्ति के लिए योग साधना के अलावा डांस थेरेपी भी कारगर साबित होती है, और बाद में दिए जाने वाले नाश्ते में जो व्यंजन दिए जाते हैं वो शरीर के लिए लाभदायी होते हैं। ये आम योग से बहुत सिंपल क्रिया है और इससे बच्चे बूढ़े जवान हर कोई कर सकता है, और इस एक्सरसाइज से बहुत फायदा होता है शारीरिक, मेंटली, और दिन भर अपने को एक ऊर्जा मिलती है जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। और बहुत सारे फायदे हैं इससे। छोटी मोटी बीमारियां चली आती है, जैसे माइग्रेन है, थायराइड है,
इस टाइप की बीमारियां चली जाती, दर्द की जो शरीर में चलता है, कुछ अनईजी फील होता है, वो सब इससे बहुत फायदा होता है। एक खास तौर पर बात यहाँ पर सामने आती है कि इसे भिन्न है। म्यूजिक एक प्रकृति के साथ मिलना और एक अच्छा फील करना है इससे, और अपने इससे अपन माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है और एक अच्छा फीलिंग होता है। उस पर थिरकना बहुत अच्छा लगता है। इंदौर की यातायात पुलिस द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन शुक्रवार को किया गया। समापन अवसर पर शहर के रेसिडेंसी स्थित ट्रैफिक पार्क से हेलमेट रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी, यातायात जवान और नगर सुरक्षा समिति के सदस्य मौजूद थे। समापन अवसर पर पुलिस और संस्थानों की 5 टीमों ने शहर भर के विभिन्न इलाकों में पहुंचकर हेलमेट पहनकर वाहन चलाने का संदेश दिया। इस अवसर पर पुलिस के आला अधिकारियों ने आम जनता के साथ ही अपने अमले से हेलमेट पहनकर वाहन चलाने की गुजारिश की। इंदौर में जल्द ही वाहन चालकों के सिर पर हेलमेट नजर आ सकते हैं। पुलिस और यातायात विभाग जल्द ही निर्णय लेकर हेलमेट की अनिवार्यता के लिए तारीख घोषित कर सकता है। दरअसल हेलमेट की अनिवार्यता को लेकर पिछले कई महीनों से चर्चाओं का दौर चल रहा है, लेकिन सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन हेलमेट रैली से होने के चलते अब लगने लगा है कि इस बार पुलिस और यातायात सख्ती से वाहन चालकों को हेलमेट पहना सकती है। सड़क सुरक्षा के अंतिम दिन एक सड़क सुरक्षा से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण पहलू हेलमेट, उसकी जागरूकता के लिए एक आज हेलमेट रैली निकाली जा रही है, जिसमें कई संगठन हमारा सहयोग कर रहे हैं। इसमें ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के लोग भी हमारे साथ हैं। ये रैली निकाली जाएगी, शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई ट्रैफिक पार्क पर ही समाप्त होगी। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ट्रैफिक इस रैली के माध्यम से जनता में जागरूकता लाई जाए कि हेलमेट हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। जब भी हम सड़क पे हों तो और गाड़ी चला रहे हों तो हेलमेट का धारण आवश्यक है। इंदौर में हेलमेट कब से अनिवार्य करते हैं? देखिए, इसके लिए हम तिथि निर्धारित कर रहे हैं। अभी जागरूकता का भी हमारा अभियान चल रहा है और उसके लिए हमारे सारे प्रयास हैं। जैसे ही हमें लगेगा कि जागरूकता अभियान काफी अपना हो चुका है, इसके बाद जरूर इसको हम लागू करेंगे। सर, इस निर्देश के बाद जो है वो आप इधर यातायात पुलिस कर्मियों ने हेलमेट पहनकर वाहन चलाने के निर्णय पर प्रसन्नता जाहिर की है। आमतौर पर किस तरह की बहस आपसे की जाती है वाहन चालकों द्वारा? आमतौर पर ये कहा जाता है कि स्पीड नहीं है, रोड कम है और आप लोग हेलमेट पहनाने की बात कर रहे हैं। स्पीड कम है, ज़्यादा होती रहती है कहीं ना कहीं। हर रोड पे एक तरह का ट्रैफिक नहीं होता। तो मैं उन सभी वाहन चालकों जो हमसे बहस करते हैं उनको निवेदन करना चाहूँगा कि हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए, न कि हमारी सुरक्षा के लिए। बहरहाल जिस तरह से सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन हेलमेट रैली के जरिए किया गया है, उससे ये साफ लग रहा है कि इस बार पुलिस सख्ती से हेलमेट की अनिवार्यता लागू करेगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा अब युवा और आम जनता को जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता शहर के विभिन्न चौराहों और स्कूल, कॉलेज सहित अन्य संस्थानों पर युवाओं को अभियान से जोड़ने की अपील भी करेंगे। शुक्रवार को भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप मौर्य ने ये जानकारी मीडिया को दी। मकर संक्रांति के बाद खजाना गणेश मंदिर में इन दिनों तैयारी चल रही है 19 जनवरी से शुरू होने वाले तिल चतुर्थी मेले की। 19 जनवरी को तिल चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा, जिसके लिए दर्जनों हलवाई इन दिनों 24 घंटे तिल गुड़ के लड्डू बनाने में व्यस्त हैं। खजराना गणेश हजारों लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र, जहां इन दिनों तैयारी चल रही है तिल चतुर्थी मेले की।
19 जनवरी को तिल चतुर्थी मेले के दिन 3 दिन तक मंदिर परिसर में 3 दिवसीय मेला लगेगा। साथ ही इसी दिन सुबह यहाँ पर भगवान गणेश को 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा। तिल, गुड़ और ड्राई फ्रूट से निर्मित होने वाले 1.25 लाख लड्डुओं का बप्पा को भोग लगाया जाएगा, जिसके बाद इन्हें श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाएगा। मंदिर में पुजारी के मुताबिक 19 जनवरी को कलेक्टर की मौजूदगी में ध्वज पूजन और बप्पा का आकर्षक श्रृंगार करने के बाद 3 दिवसीय तिल चतुर्थी मेले का शुभारंभ होगा। वहीं मनीष सिंघल द्वारा बप्पा को मोतियों की माला चढ़ाई जाएगी। चतुर्थी को लेकर क्या तैयारियां हैं? चतुर्थी हर जनवरी में आती है और हर साल हम नए नए कार्यक्रम रखते हैं यहाँ पे। तैयारी चल रही है अभी और उसमें भगवान जी का मोतियों का श्रृंगार की तैयारी आपसे चालू की है और 1.25 लाख लड्डू का भोग बन रहा है भगवान जी का। जो भोग बन रहा है उसमें खजराना गणेश मंदिर में लगने वाला तिल चतुर्थी मेला पारंपरिक होने के साथ ही वर्षों पुराना भी है। 19 जनवरी को शुरू होने वाला यह मेला 21 जनवरी को समाप्त होगा। महू में पेड़ पर चढ़े एक युवक की गिरने से मौत हो गई। वहीं परदेशीपुरा क्षेत्र में एक विवाहित महिला ने जहर खाकर जान दे दी। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। वहीं तेजाजी नगर में कुएं से पानी भरने गई एक महिला का पैर फिसलने से कुएं में गिरने से उसकी मौत हो गई। एमवाई चौकी प्रभारी ने बताया कि राज मोहल्ला महू में रहने वाला मयूर पिता ओम प्रकाश को परिजन गंभीर हालत में एमवाई लेकर आए। उन्होंने बताया कि मयूर पत्तियां तोड़ने पेड़ पर चढ़ा था और गिर पड़ा। मयूर की इलाज के दौरान मौत हो गई। पीएम रिपोर्ट के बाद ही मौत का खुलासा होगा। पत्तियां मजदूरी करता था। आपका क्या नाम है? राहुल वर्मा मेरा नाम है। कौन है आप उनके? बड़े भाई हैं। परदेशीपुरा में रहने वाली वंदना पति जयेश मिश्रा ने अज्ञात कारणों के चलते जहर खा लिया। परिजन उसे एमवाई लेकर गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वंदना की शादी 3 साल पूर्व हुई थी। उसका 2 साल का बच्चा भी है। ये लोग भग के आए, मैंने क्या हुआ तो बोले चाचा जी कुछ लफड़ा हुआ। तो मैंने क्या हुआ देखो, गए वो लेके देखने गए तो बेहाल पड़ी थी। बहू ने देखा उसको तो तत्काल उसको अस्पताल ले गए। अस्पताल में डिसीजन बता दिया कि भाई ऐसा सुसाइड किया। शादी को कितने साल? 3 साल हो गए। कहाँ है ससुराल? ससुराल परदेशीपुरा, मायका कोटा। कितने बच्चे? बच्ची के 1 बच्चा है, 2 साल की बच्ची है। तेजाजी नगर पुलिस के अनुसार सुबह 40 वर्षीय कुसुमपति सीताराम पानी भरने कुएं पर गई थी। बाल्टी ऊपर खींचने के दौरान उसका पैर फिसल गया और वह कुएं में गिर गई। कुसुम को जब बाहर निकाला गया तो उसकी मौत हो चुकी थी। परिजनों ने बताया स्लिप हो गया और कुएं में ही रह। क्या करती है मम्मी आपकी? मम्मी कुछ नहीं, हाउस वाइफ है। खेती बाड़ी में गई थी वहाँ पे बटले तोड़ने गए थे। क्या नाम है तुम्हारा? सूरज गोलापुरी। तो कितनी उम्र होगी? 45 साल। आप कौन लगते हैं? मैं उनका लड़का हूँ।